नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका ओंकार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो लगातार प्रयागराज में हुआ उमेश पाल हत्याकांड सुर्खियों में रहता है। इसी बीच इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का 131 साल पुराना मुस्लिम हॉस्टल 11 दिन से बंद है। इसके कमरे में नंबर 36 से पुलिस ने एक वकील सदाकत खान को उठाया था। पुलिस का कहना है कि सदाकत माफिया अतीक अहमद का अहम गुर्गा है और 24 फरवरी को हुई उमेश पाल की हत्या में वो शामिल था। सदाकत की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, इसके बावजूद वो हॉस्टल में अवैध रूप से रह रहा था। उसकी गिरफ्तारी के बाद से ही ये हॉस्टल 11 दिनों से सील पड़ा हुआ है। यूनिवर्सिटी में एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स रेलवे स्टेशन या फिर ग्राउंड पर बैठकर अपनी रात काटते हैं। उन पर क्रिमिनल का ठप्पा लग गया और शहर में कोई भी उन्हें किराए पर कमरा नहीं दे रहा है। हॉस्टल को क्रिमिनल्स का अड्डा घोषित कर दिया गया है। यहाँ के 107 कमरों में 193 बच्चे रह रहे थे। 13 मार्च से एग्जाम शुरू हो चुके हैं, पर छात्रों के पास रहने की कोई जगह नहीं है। किताबें भी हॉस्टल के कमरों में बंद है। फिलहाल सवाल यही है कि क्या सच में मुस्लिम हॉस्टल क्राइम का अड्डा बना हुआ था? क्या सभी छात्रों को इसकी सजा मिलनी चाहिए? आपको बता दें, हॉस्टल में पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। सभी कमरों पर ताले लटके हुए हैं। आपको बता दें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की इस हॉस्टल में लगातार सभी छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतीक अहमद का एक अहम गुर्गा सदाकत खान जो यहां से गिरफ्तार हुआ था, बताया जा रहा है वो पेशे से वकील है, लेकिन उसकी पढ़ाई खत्म हो गई थी, पर फिर भी वो अवैध रूप से इस हॉस्टल में रहता था। आपको बता दें, यहां पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की साइंस फैकल्टी के मेन गेट पर ताला लगा हुआ है। दाहिनी तरफ कुछ कदम चलने पर मुस्लिम हॉस्टल का बोर्ड नजर आने लगता है। गेट खुला हुआ है, सामने खाली मैदान है। मैदान के आखिरी में एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर जंग बहादुर मौलाना समीउल्लाह खान गार्डन लिखा है। हॉस्टल पर पुलिस तैनात है सुरक्षा का हवाला देकर, लेकिन वहां पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं है। पूरा हॉस्टल खाली कराने के पीछे प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया था, लेकिन बताया जा रहा है जब वहां पर पहुंचे तो सुरक्षा के लिए वहां पर कोई भी पुलिस तैनात नहीं थी। आपको बता दें, छात्र नेता भी इस हॉस्टल को बंद करने के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र संघ भवन के गेट से घुसते ही फीस बढ़ाने के विरोध में भी सालों से यहां पर धरना दे देते स्टूडेंट जो नजर आ रहे हैं। इनका कहना है, अगर वहां की बात की जाए तो लोगों का कहना है कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता ने पूरे साल की फीस भर दी थी। अब एग्जाम का जब वक्त आया तो उनकी सभी किताबें हॉस्टल के कमरों में बंद है, जिसकी वजह से उनके एग्जाम पर प्रभाव पड़ रहा है और साथ ही साथ उन्हें शहर में कोई किराए पे कमरा नहीं दे रहा है, क्योंकि उनके ऊपर क्रिमिनल का धब्बा लग चुका है। आपको बता दें, प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में सदाकत खान को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से गिरफ्तार किया गया था। सदाकत अवैध रूप से उस हॉस्टल में रहता था। बताया जा रहा है सदाकत खान के गिरफ्तार होने के बाद पूरा हॉस्टल 11 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। तो आगे बढ़ेंगे दूसरी बड़ी खबर की तरफ। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यूक्रेन में वॉर क्राइम के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि पुतिन यूक्रेनी बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के अपराध के लिए जिम्मेदार है। मानवाधिकार समूह ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत भी किया है। रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्री ट्रायल चैम्बर 2 ने पुतिन समेत 2 लोगों के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। इनमें दूसरा नाम मारिया एलेक्सेवना लवोवा बेलोवा का है। बता दें कि रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला किया था। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच जंग लगातार जारी है। इस दौरान यूक्रेन कई बार रूस पर अत्याचार करने के आरोप भी लगा चुका है। तो आपको बता दें, 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर जो हमला किया गया था, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन पर गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। आपको बता दें, पुतिन के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा। पुतिन को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया गया है। आपको बता दें, पुतिन के साथ साथ इसमें एक नाम और है, मारिया एलेक्सेवना लवोवा बेलोवा का इसमें नाम है। तो आपको बता दें, 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला किया गया था।
तो हमारे साथ आशीष पांडे विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, जानना चाहेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अब वारंट जारी किया गया है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका है इनके लिए। बिल्कुल है। और रशिया के अगर आप देखेंगे तो जब से उन्होंने यूक्रेन पे वॉर शुरू करी है तब से आर्थिक, राजनीतिक तरीके से, सामरिक तरीके से उस पे वेस्टर्न कंट्रीज ने चोट पहुंचाने की काफी कोशिशें करी हैं। उसमें ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है उनके लिए जहाँ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ये आदेश पास किया है। अब इसके तात्कालिक कोई बहुत ज्यादा प्रभाव भले ही ना हो, जब रशिया इस डिसीजन को डिनाई कर देगा, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी और इस तरीके से नहीं होगी, लेकिन फ्यूचर में वो किसी भी ऐसी कंट्री में अगर वो यात्रा करते हैं और खासकर उस समय में जब उनके पास पावर और शक्ति नहीं हो, तो उनके लिए ये हमेशा एक खतरा बना रहेगा कि उनके ऊपर युद्ध अपराधों के मुकदमे चलेंगे और उनको कोर्ट का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ये वारंट तो जारी कर दिया है, लेकिन पुतिन लगातार अपने गरम मिजाज, अपने तेवर के चक्कर में चर्चा में रहते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है इनकी गिरफ्तारी कैसे होगी? क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, इनके पास कोई पुलिस बल नहीं है, तो पुतिन की गिरफ्तारी होगी कैसे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। पुतिन की कोई गिरफ्तारी अभी तात्कालिक रूप से बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। इनफैक्ट इससे रशिया और यूक्रेन के वॉर में जो थोड़ी बहुत संभावनाएं दिखती हैं कि शांति समझौता होगा और दोनों पक्ष बातचीत से इस मैटर को सुलझाएंगे, वो संभावनाएं थोड़ी सी और ज्यादा धूमिल होंगी इसके बाद। लेकिन हाँ, जब रशियन प्रेसिडेंट को विदेशों में यात्रा करते समय में और खासकर कल को किसी समय जब वो राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, उस समय में उनको एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, लेकिन आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है ये जो वारंट जारी किया गया है, इसका पुतिन पर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि अगर आपको पता हो तो पहले क्रेमलिन ने तो वारंट को टॉयलेट पेपर भी बता दिया था, तो क्या लगता है पुतिन को इसका कोई असर पड़ने वाला है? तो इसके दो तरीके हैं देखने के इस प्रभाव के। एक तो रशियंस और ज्यादा एग्रेसिव होंगे बातचीत की टेबल पे आने के लिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया, वो समस्या को शांतिपूर्वक सुलझाने की जो संभावनाएं हैं वो और ज्यादा धूमिल होंगी और रशिया और यूक्रेन का वॉर हो सकता है कि नई ऊंचाई पे पहुंचे। तात्कालिक प्रभाव इसका ये हो सकता है। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई कि उनकी गिरफ्तारी के अभी दूर दूर तक की कोई संभावनाएं नहीं है और शायद भविष्य में इस तरीके की चीज उनके खिलाफ कभी इस्तेमाल की जा सकती है। बिल्कुल आशीष जी, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर वहां पर इनकी गिरफ्तारी में दिक्कत आएगी, लेकिन बताया जाता है कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो अपने सदस्य देशों के ऊपर भी काफी ज्यादा निर्भर रहता है। तो क्या लगता है कि अगर पुतिन की यहाँ पर गिरफ्तारी नहीं तो किसी अन्य देश में अगर वो पहुंचे तो वहां गिरफ्तारी हो सकती है? हाँ, भविष्य में इसकी संभावनाएं हमेशा रहेंगी और पुतिन को इसके लिए बिल्कुल सावधान रहना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम आपको बता दें 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला किया गया था, जिसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। तो आगे बढ़ेंगे। अब बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री मुंबई पहुंच चुके हैं। जी हां, इस मुंबई में धीरेन्द्र शास्त्री दरबार लगाने वाले हैं। उनके कार्यक्रम को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस प्रदेश नाना पटोले ने बागेश्वर बाबा पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिंदे से मांग की कि शास्त्री के कार्यक्रम को रद्द कर दिया जाए। बीजेपी नेता राम कदम ने कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। तो आपको बता दें धीरेन्द्र शास्त्री मुंबई पहुंच चुके हैं। इनके दिव्य दरबार पर लगातार विवाद छिड़ता रहा है। आपको बता दें पिछली बार भी जब नागपुर पहुंचे थे धीरेन्द्र शास्त्री तो वहां पर भी इनका जमकर विरोध किया गया था। नागपुर में हुए इनके दौरे के बाद जो वो विरोध हुआ था, उसके बाद ये पहला इनका दौरा है जो मुंबई पहुंचा है। आपको बता दें ईस्ट मुंबई में धीरेन्द्र शास्त्री अपना दरबार लगाने वाले हैं। लोगों की अगर बात करें तो कोई इन्हें चमत्कारी बताता है, तो कोई इन्हें अंधविश्वासी बताता है, तो कोई इन्हें इनकी जो चीजें हैं उनको कला बताता है। तो ऐसे में देखना होगा लगातार इनके दरबार का विरोध किया जा रहा है। हालांकि हम आपको अगर तस्वीरों में दिखाएं तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि जिस तरीके से जब ये एयरपोर्ट पहुंचे थे
तो विरोध करने वालों से ज्यादा इनके वहां पर समर्थक दिखे थे, जिसके बाद एयरपोर्ट पर जय श्री राम के नारे जमकर लगे हैं। आपको बता दें धीरेन्द्र शास्त्री अब मुंबई पहुंच चुके हैं। नागपुर के बाद ये उनका पहला दौरा है। आपको बता दें इनके कार्यक्रम को लेकर के महाराष्ट्र की सियासत भी काफी ज्यादा गरमाई हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने बागेश्वर बाबा पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री शिंदे से मांग किया है कि शास्त्री के कार्यक्रम को रद्द कर दिया जाए। बीजेपी नेता राम कदम ने कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। शास्त्री लगातार जैसी वो वहां पहुंचे हैं, जय श्री राम के नारे लगे। आपको बता दें लगातार कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से कहा है कि इनके दरबार को रद्द कर दिया जाए। तो आपको बता दें इनके दिव्य दरबार पर एक बार फिर विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब पिछली बार नागपुर पहुंचे थे तो धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार पर काफी लोगों ने विरोध किया था और उनका कहना था कि ये अंधविश्वास फैलाते हैं। तो आपको बता दें इसके बाद ये इनका पहला मुंबई का दौरा है। उसमें भी लगातार कांग्रेस का कहना है कि इनका दरबार रद्द कर दिया जाए। कांग्रेस ने लगातार मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा था। उनका कहना है कि ये अंधविश्वास फैलाते हैं। उन्होंने एकनाथ शिंदे से ये चीज कही थी कि धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार रद्द कर दिया जाए, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं राम कदम, उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। तो आपको बता दें धीरेन्द्र शास्त्री मुंबई पहुंच चुके हैं और मुंबई में पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर जमकर जय श्री राम के नारे लगते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें ईस्ट मुंबई में धीरेन्द्र शास्त्री दरबार लगा रहे हैं, जहां पर उनके कार्यक्रम को लेकर महाराष्ट्र की सियासत भी काफी गरमाई हुई नजर आ रही है। आपको बता दें लगातार बागेश्वर बाबा के द्वारा किए गए चमत्कारों को कई लोगों ने अंधविश्वास का नाम दिया है, कई लोगों ने कला का नाम दिया है। आपको बता दें लगातार दरबार का जो बागेश्वर बाबा का दरबार है, धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार है, उसका भी लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। नागपुर में भी इनके दरबार का जमकर विरोध किया गया था। तो आपको बता दें मुंबई पहुंच चुके हैं धीरेन्द्र शास्त्री। नागपुर में हुए इनके दरबार के विरोध के बाद यह उनका पहला मुंबई में दौरा है। आपको बता दें लगातार इनके दरबार को लेकर वहां पर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस ने एकनाथ शिंदे को नोटिस भी दिया था, उन्होंने ज्ञापन दिया था और कहा था कि इनके दरबार को रद्द कर दिया जाए। आपको बता दें एयरपोर्ट पर भी धीरेन्द्र शास्त्री के साथ समर्थकों ने जमकर जय श्री राम के नारे लगाए। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार पर लगातार विवाद छिड़ता रहा है। एक बार फिर विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस वालों ने एकनाथ शिंदे को कहा था कि इनके दरबार को रद्द किया जाए, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता राम कदम ने कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस हिंदू विरोधी नीतियां अपना रही है। आपको बता दें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने बागेश्वर बाबा पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास फैलाते हैं, जिसकी वजह से वो नहीं चाहते कि वहां पर उनका दरबार लगे। बता दें आज मुंबई पहुंच चुके हैं धीरेन्द्र शास्त्री। नागपुर में इनका दरबार लगाया गया था, जिसका काफी विरोध हुआ था। बता दें जमकर उसका विरोध हुआ था। उसके बाद ये पहला दौरा है इनका। ईस्ट मुंबई में इनका ये दरबार लगने वाला है, जिसके बाद आपको बता दें सियासत जमकर गरमाई हुई है। कांग्रेसियों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बोला है कि
इनकी जो यात्रा है, इनका जो दरबार है, उसे रद्द कर दिया जाए, क्योंकि ये अंधविश्वास फैलाते हैं। आपको बता दें, धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों को लोग कभी अंधविश्वास कहते हैं। तो हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। उनका हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे ओंकार न्यूज पर। धन्यवाद। आपसे जानना चाहूंगा कि एक बार फिर दौरा है उनका मुंबई में। आपको बता दें, नागपुर में जो उनका पहले दौरा हुआ था, जो दरबार था, उसका लोगों ने जमकर विरोध किया था। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले जब भी इस भारतवर्ष के अंतर्गत कोई सनातन धर्म को लेकर के आगे बढ़ता है जी, कोई सनातन धर्म को ले जाने का आगे प्रयास करता है, इसी प्रकार जो धर्म विरोधी हैं, जो देश विरोधी हैं, जो सनातन धर्म का विशेष रूप से विरोध करना चाहते हैं, वो लोग इस प्रकार का विरोध संतों का हमेशा करते रहे हैं। आज ही नहीं हुआ है, पहले भी संतों का इस प्रकार से विरोध, जिसने भी अच्छा कार्य करना चाहा है उसका विरोध किया गया है। लेकिन सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सनातन धर्म का काम कर रहे हैं, देश को एकजुट करने का काम कर रहे हैं, लोगों के अंतर्गत मानवता जगाने का काम कर रहे हैं जी। तो ठीक है, जिनको विरोध करना है वो करते रहे, उनका काम है विरोध करना। लेकिन ये असफल होंगे, जितने भी विरोध करने वाले लोग हैं वो असफल होंगे और धीरेन्द्र शास्त्री को निश्चित रूप से जीवन में एक सफलता प्राप्त होगी। मैं आपको एक बात बता देता जी। क्या होता है, पहले आप लोगों ने देखा होगा जब हाथी गांव में जाता था ना, तो हाथी जब गांव में जाए तो वहां पर जितने बड़े बूढ़े लोग होते थे वो हाथ जोड़ करके श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते थे। भगवान गणेश जी माना गया था जी। और बच्चों से कहते थे कि प्रणाम करो, भगवान गणेश जी का स्वरूप है, आप प्रणाम करो। हाथी को बड़े बूढ़े बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया करते थे, जो सज्जन पुरुष हैं वो प्रणाम किया करते थे। लेकिन आपको पता होगा कि हाथी को ही गांव में सबसे अधिक लोग प्रणाम भी करते थे और हाथी के पीछे अधिकतम भौंकने वाले भी लगते थे। बिल्कुल, भौंकने वाले भी अधिकतम हाथी के पीछे लगे रहते थे। कुछ लोग अधिकतर यह है कि लोग इनको प्रणाम क्यों कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री अपना कार्य कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये कुछ जो भौंकने वाले हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी जरूर धीरेन्द्र शास्त्री से होगी, तो वो भी अपना काम कर रहे हैं। तो जब भी सनातन धर्म को लेकर के कोई आगे बढ़ेगा तो इस प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि इससे धीरेन्द्र शास्त्री को बहुत फर्क नहीं पड़ेगा और वो अपने काम में नियमित रूप से आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, लेकिन आपसे एक और बात जानना चाहूंगा कि पहले भी धीरेन्द्र शास्त्री के लगातार दरबार लगते थे, पहले भी इनके भक्तों का लंबा तांता लगता था, लोग टोकन लिया करते थे, लेकिन एकदम सब क्या हुआ है जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध किया जा रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार का विरोध किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इनके दरबार को ही रद्द कर दिया जाए? देखिए, जब तक आप क्या होता है कि जब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ते हैं ना, तब तक आपके विरोधी सोए रहते हैं। बहुत सारे लोगों का ये विचार होता है कि बड़े का विरोध करके अपना नाम आगे लेकर के जाओ। तो ये वो लोग हैं जो जीवन में अपने बल पर तो कुछ कर नहीं पाए हैं, बल्कि अब उनकी इच्छा है कि धीरेन्द्र शास्त्री के नाम को लेकर के ही किसी प्रकार अपने आप को थोड़ा आगे बढ़ा लिया जाए। तो ऐसे लोग हमेशा उस ताक में रहते हैं किसी के सहारे अपने आप को आगे बढ़ाया जाए। और अच्छा कार्य, मैंने हमेशा कहा है कि जब भी आप अच्छा कार्य करेंगे और जीवन में आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो ऐसे विरोधी तो आपके आसपास होंगे ही। ऐसे विरोधियों का सामना तो आपको करना पड़ेगा। जिन लोगों की वामपंथी विचारधारा है, जो लोग सनातन धर्म के विरोधी हैं, वो तो जितना ही आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही विरोध करते जाएंगे। विरोध कितने लोगों का आप बात करेंगे, यहाँ तो भगवान राम तक आचार्य जी, हो रहा है, लेकिन श्री रामचरित्र मानस तक को जलाया जा रहा है। लेकिन आप धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें, जहाँ भगवान राम का विरोध हो सकता है, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी का विरोध हो सकता है, जहाँ स्वामी वाल्मीकि जी का विरोध हो सकता है, जहाँ पर कबीर और रहीम जी का विरोध हो सकता है, वहां पर धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है जी। लेकिन आचार्य जी, एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि लगातार बोला जाता है उनके द्वारा कि
धर्म जो ये है, हिंदू धर्म बनाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लगातार वो आवाज उठाते रहते हैं। तो क्या लगता है जब ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इसमें और कौन कौन से धर्म होंगे? क्योंकि उनका कहना है, बागेश्वर बाबा हैं जो देवेंद्र शास्त्री है, वो कहते हैं कि ईसाई भी इसमें हिंदुओं का खूब सपोर्ट करते हैं। तो क्या लगता है उनका धर्म भी हिंदू राष्ट्र में जुड़ेगा क्या? देखिए, सबसे पहले हिंदू धर्म ही सनातन धर्म और हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है। ध्यान रखिएगा, एक सनातन धर्म हिंदू धर्म ही ऐसा है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हिंदू धर्म बन जाने से, सनातन धर्म बन जाने से किसी को प्रॉब्लम हो, इस प्रकार की परिस्थिति तो है नहीं। भाई क्या प्रॉब्लम है? जब परहित हिंदू धर्म कहता है परहित सरिष्ठ धर्म नहीं, भाई दूसरे के हित जैसा कोई धर्म नहीं है, तो जो वो कह रहे हैं हिंदू धर्म होने के बाद कोई और धर्म हो जाएगा, इस प्रकार की कोई परिस्थिति नहीं है। ठीक है, हिंदू धर्म अगर होगा तो सब लोग प्रसन्न होंगे, सब लोग शांति से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और क्योंकि हमारे देश का बंटवारा ही धर्म के आधार पर हुआ था, हमारे देश को जो बंटवारा हुआ है वही देश धर्म के आधार पर हुआ है। पहले भी ये हिंदुस्तान ही था, हमारा नाम हिंदुस्तान है, पहले भी सनातन धर्म था, बीच में धर्म आते गए, लोग किसी कारणवश जुड़ते गए। मुझे किसी कार्यक्रम में निकलना है तो मैं बहुत आपके प्रोग्राम। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय श्री राम। तो आपको बता दें धीरेन्द्र शास्त्री मुंबई पहुंच चुके हैं, जिसके बाद मुंबई की सियासत गरमाई हुई है। आपको बता दें कांग्रेस ने शिंदे को नोटिस दिया था, ज्ञापन दिया था और कहा था कि इनका दरबार रद्द कर दिया जाए। तो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की। जी हां, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अब शनिवार से कोलकाता में शुरू होने वाली है। इसके लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम पदाधिकारी शुक्रवार को कोलकाता पहुंच चुके हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार सुबह ही लखनऊ से कोलकाता पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत भी किया गया है। 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की रणनीति के लिहाज से यूपी के बाहर हो रही यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही, बने रहिएगा तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ सिर्फ ओंकार न्यूज पर।